अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पंजाब असेंबली तहलील करने की समरी भेजने के बाद तहरीक इंसाफ अब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तहलील के लिए भी तैयार है और साथ ही पीडीएम को यह पेशकश भी कर रही है कि पूरे मुल्क में बैक वक्त इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात करें। आज इमरान खान ने ज़मान पाक में सीनियर क़यादत के मुशावरती इजलास की सदारत की, जिसके बाद फवाद चौधरी ने कहा कि वफाकी हुकूमत को कहता हूँ कि हमारे साथ बैठ कर इलेक्शन का फ्रेमवर्क तय करें। अब आइन के मुताबिक गवर्नर पंजाब ने अगर कल रात तक पंजाब असेंबली की तहलील का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया तो असेंबली 48 घंटे पूरे होने पर खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। लेकिन इस सारी बहस को स्पीकर पंजाब असेंबली ने आज एक नया मोड़ दे दिया है। सिप्तैन खान ने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मेज़बान शहजाद इकबाल से बात करते हुए कहा कि अगर वफाकी हुकूमत मुल्क भर में बैक वक्त इंतखाबात पर तहरीक इंसाफ से बात करती है तो ये गुंजाइश निकल सकती है कि परवेज इलाही अपनी समरी वापस ले लें या गवर्नर पंजाब को समरी वापस भेज दें। पहली और आखिरी ऑप्शन तो ये है कि वो इस बात पे आ जाए कि चाहे हमारे साथ आए बैठे और हम इलेक्शन की डेट पे इत्तेफाक करते हैं। अगर वो आम इंतखाबात की डेट पर बात करते हैं तो कोई सोल्यूशन निकल सकता है, यानी फिर तो यही होगा कि परवेज इलाही साहब को, चीफ मिनिस्टर को समरी वापस लेनी पड़ेगी या उनको वापस लेनी पड़ेगी या गवर्नर साहब को विद सम ऑब्जर्वेशन उनकी जो रिकन्फर्मेशन है उसमें ये लिखना पड़ेगा कि चूंकि हम डेट दे रहे हैं तो इस पे आप क्या करना चाहेंगे। जो डेट आप बात कर रहे हैं वो जनरल इलेक्शन की है। पूरे मुल्क में अगर आम इंतखाबात की डेट मिल जाती है तो आप कह रहे हैं कि ये मुमकिन है? जी, मैं जनरल इलेक्शन की ही बात कर रहा हूं। लेकिन वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इस पर कहा कि जब असेंबली तहलील करने की समरी मौसूल हो गई तो अब कोई और रास्ता नहीं है। नहीं, कोई वे आउट नहीं है, उन्हें आइन पढ़ना चाहिए। कोई वे आउट नहीं है। जब एडवाइस जो है वो मौसूल हो गई है, सही, ये असम्बलियाँ जो है वो तहलील हो चुकी हैं, ये सिर्फ टाइम का मामला है। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यूएई वापसी के फ़ौरन बाद लाहौर में इजलास की सदारत की है, जिसमें वफाकी वज़रा और दीगर पार्टी रहनुमा शरीक हुए। इसके अलावा जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी की खबर के मुताबिक पंजाब असेंबली में एतमाद के वोट से पहले और बाद में नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह को 3 बार फ़ोन किया। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने कहा कि पंजाब की पार्लिमानी पार्टी को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था, जिम्मेदारी लेने वालों को कच्चा काम नहीं करना चाहिए था। ज़राए के मुताबिक राना सनाउल्लाह ने नवाज शरीफ को बताया कि पार्लिमानी कमेटी के अराकीन की यकीन दहानी पर हमने मौक़िफ़ तब्दील किया। पार्टी तो अपने मौक़िफ़ पर कायम थी कि असेंबली टूटने दें। नून लीग की क़यादत को अंदरूनी बहरान का भी सामना है और इसकी मकबूलियत पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। पंजाब में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज लंदन में मुकीम हैं, ताहम यह ऐलान हो चुका है कि मरियम नवाज पार्टी की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर की हैसियत से जल्द वतन वापस आ रही हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात की है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। इस वक्त नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं? सबसे ज़्यादा अहम यह है कि आगे पार्टी की डायरेक्शन क्या होगी। उन्होंने फैसला कर लिया एहसन इकबाल साहब के वो वापस आएंगे और जो पंजाब का इलेक्शन होगा उसकी मुहिम वही चलाएंगे? जी देखिए, नवाज शरीफ साहब बिल्कुल पाकिस्तान आएंगे। मरियम नवाज साहिबा भी आइंदा चंद दिनों में पाकिस्तान आ रही हैं और PMLN जब भी मुल्क के अंदर इलेक्शन होगा उसमें भरपूर हिस्सा लेगी। और मैं समझता हूं कि इस वक्त जो पंजाब के अंदर असेंबली तहलील हुई है वो भी उन्होंने शायद बड़े ही कन्फ्यूजन के तहत किए, चूँकि खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तहलील करने की अभी तक हिम्मत नहीं कर पा रहे। बहुत अच्छा है कि उसको भी साथ ही कर दें। और जो PTI की इस वक्त 2 हुकूमतें सूबों में कायम थीं, उन दोनों को बजाय ये कि हम कोई गवर्नर राज लगाते या हम उन हुकूमतों को रुखसत करने की कोई तदबीर करते, इमरान खान साहब जो हमारी हुकूमत ढाने निकले थे और निकालने निकले थे, बिल आखिर उनकी जिद्दोजहद अपनी ही उनकी हुकूमतों को ख़त्म करने पे ख़त्म हुई है। बहुत हमें तो खुशी है इस बात। मगर एहसन इकबाल साहब, 2 महीने पहले तक माहौल यही था कि इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं अपने लॉन्ग मार्च के जरिए वफाकी हुकूमत गिराऊंगा और इलेक्शन कराऊंगा। मगर 2 महीने में आप लोगों ने किस किस्म की पॉलिटिकल मैनेजमेंट की कि आपने उन्हें रोकने की कोशिश की, अदम एतमाद लेकर आए और अब बयानिया यह है कि हुकूमत भी इमरान खान की गिरी है और लोग विक्ट्री भी उन्हीं की कह रहे हैं और तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमारी विक्ट्री हुई है। तो ये आपकी पॉलिटिकल मैनेजमेंट किस किस्म की थी कि जिसमें 2 महीने पहले जो बात इमरान खान के बारे में कही जा रही थी कि वफाकी हुकूमत गिराने आए थे, अपनी हुकूमत गिराने का ऐलान करके चले गए, वो अब उनकी विक्ट्री बन गई? देखिए, हम तो मुसलसल खान साहब को बेट दे रहे थे कि वो अपनी हुकूमतों को ख़त्म करें और मैं समझता हूँ कि हम उसमें कामयाब हुए। हमारी तदबीर कामयाब हुई है कि खान साहब के पास जो सूबाई हुकूमतें थीं, जिनका उन पर छतरी थी, उनके ऊपर कवर था, उन्होंने अपने हाथों से वो हुकूमतें ख़त्म कर ली हैं। और पंजाब के अंदर तो दोनों हाथों से आटे बहरान के अंदर पंजाब हुकूमत के ज़रिए उन्होंने अरबों रुपया लूटा है। अवाम के, गरीब अवाम की जेबों से सूबाई हुकूमत के ज़रिए
और जो आटा मालकान है, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ थे, स्टॉकिस्ट थे, जैसे कि इससे पहले वो चीनी और आटे के बहरान में पहले भी कमाई कर चुके हैं, तो वो उन्होंने खूब कमाई करके हुकूमत को तोड़ा है और अवाम यकीनन जब इलेक्शन होगा तो उसमें इनसे हिसाब लेंगे। अच्छा, मगर नवाज शरीफ साहब नाराज हैं जिस तरीके से मैनेजमेंट हुई और आप रोक नहीं सके असेंबलियों की तहलील के मामले को, हालांकि पूरा इनिशिएटिव पार्टी की तरफ से लिया गया, वो नाराज हैं? नहीं, देखिए, हमारी तो कोशिश पहले दिन से ये थी कि वहां पर या तहरीक अदम एतमाद आए या हुकूमत तब्दील हो, चूंकि आपको मालूम है 2018 में पंजाब ने मुस्लिम लीग नून को मैंडेट दिया था, वो मैंडेट चुराया गया था। वहाँ पे मसनूई तौर पे हुकूमत PTI की कायम की गई और उस्मान बुज़दार साहब की सूरत में इमरान खान साहब ने पंजाब से बदतरीन इंतकाम लिया और इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के एक मुतनाज़ा फैसले के नतीजे में PTI की हुकूमत बहाल हुई और जिन लोगों को इमरान खान सबसे बड़ा चोर और डाकू कहते थे, उन्हीं के हाथ में वो यरगरमाल बने और उन्हीं के साथ फिर अब वो उन्होंने मिलकर हुकूमत को ख़त्म किया है। तो लिहाजा हमें तो इसमें कोई लॉस नहीं है कि PTI अपनी हुकूमत जो उसने गैर आइनी तौर पे, गैर जमहूरी तौर पे मैंडेट चुरा के कायम की थी, वो घर चली गई है और जब इंशाल्लाह वोट होंगे, इलेक्शन होगा, तो पंजाब के अवाम कभी शहबाज शरीफ साहब की उस खिदमत को नहीं भूल पाए। सब इतलात तो हैं कि नवाज शरीफ साहब ने राना सनाउल्लाह साहब को भी फ़ोन किया है, इतलात हैं कि वो खुश नहीं हैं कि सही तरीके से सूरत हाल को मैनेज नहीं किया गया और 186 का नंबर पूरा कर पाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके बाद असेंबली तहलील भी हो गई कि नवाज शरीफ साहब खुश नहीं है जिस तरीके से मैनेजमेंट यहाँ की गई। देखिए, बात यह है कि हमारा फ़र्ज तो नहीं था कि हम चौधरी परवेज़ इलाही साहब की या PTI हुकूमत को बचाते हैं, तो हमने तो उनकी हुकूमत बचाने का काम नहीं करना, ये तो उन्हीं का फ़र्ज था कि वो अपनी हुकूमत को बचाते, लेकिन उन्होंने अपनी हुकूमत को खुद ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार के, या दे हैव नॉट शॉट इन देयर फीट, बल्कि दिस टाइम दे चोज टू शूट इन देयर हेड और उन्होंने अपनी हुकूमत का खात्मा कर लिया। वैसे मगर आप अपनी हुकूमत, उनकी हुकूमत नहीं बचाने जा रहे थे, अब तो आप उनकी हुकूमत गिरा के अपनी हुकूमत बनाने जा रहे थे और इस सारे के सारे प्रोसेस में जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं, जो आके अनाउंस किया गया कि आपके अगले वजारत आला के उम्मीदवार भी हैं हमजा शहबाज, वो सीन से गायब थे, तो आपकी लंदन में उनसे भी मुलाकात हुई, आपने उनसे पूछा कि सर आप क्या सिर्फ चीफ मिनिस्टर बनने के लिए ही हैं, शरीफ खानदान के सिर्फ ओहदों के लिए पाकिस्तान आया करेगा? देखिए, उनके साथ तो मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आपको मालूम है कि उनको एक अपनी ज़ाती एमरजेंसी है, उनकी बच्ची का इलाज के हवाले से वो उसके लिए उन्हें आना पड़ा है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पंजाब के अंदर जो तंजीम है वो वहाँ पर मौजूद है और आपको जैसे मैंने कहा कि जो 10 साल में शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब के अंदर मिसाली तरक्की का दौर दिया था, उस्मान बुज़दार साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के नतीजे में जो इमरान खान ने मेरिट पे मबनी पंजाब में हुकूमत बनाई और पंजाब के बल्दियाती इदारों का जो कत्लेआम किया, उसका अब लोग इलेक्शन में हिसाब लेंगे और इंतकाम लेंगे। और इसके साथ मैं कल राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था, एहसन इकबाल साहब, कि वो अपनी वालदा की तबीयत ख़राब होने की वजह से लंदन में हैं, हमने दुआ की कि अल्लाह उनकी वालदा को सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे। आप कह रहे हैं वो अपनी बेटी की तबीयत ख़राब होने की वजह से हैं, दुआ है कि अल्लाह उनकी बेटी को सेहत दे और लंबी ज़िंदगी दे। मगर जब से वजारत आला से गए वो तब से वहाँ हैं, बाई इलेक्शन आप हारे। वो कहा जाता है कि जी हमजा शहबाज साहब सारी पॉलिटिकल मैनेजमेंट करते हैं आप लोगों की, तो वो वहाँ नहीं थे, अब इस वाले में भी नहीं थे, मगर वज़ीर आला बनने के लिए वो आने वाले थे, उस वक्त कोई मसला नहीं होना था उन्हें। देखिए, उन्हें बहरहाल क्या है, मुझे तो यही पता था कि मेडिकल इमरजेंसी है जिसकी वजह से उनकी फैमिली में उनको जाना पड़ा है और वो उनकी वालदा की है, उससे पहले उनकी बेटी का था, इसलिए मुझे यही गुमान है कि शायद बेटी के इलाज के सिलसिले में उसके हार्ट की सर्जरी हुई थी, छोटी बच्ची है तो शायद उसके वाले से क्यों। लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि पंजाब मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है और जो PTI की कारकर्दगी रही है पंजाब के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इदारों को बहाल किया, उन इदारों को बहाल नहीं होने दिया गया, पंजाब से मुसलसल इंतकाम लिया गया। अब लोग इंशाल्लाह PTI से इंतकाम लेंगे और लोग नहीं भूल पाएंगे कि जिस तरह भी किसानों को खाद के मामले में रुस्वा किया गया, ये सब चीज़ें जो उनकी सूबाई हुकूमत करके गई है उसकी कारकर्दगी उनको शहबाज शरीफ साहब
वो वक्त याद आ रहा है कि जब मगर ऐसे आपको लगता नहीं है कि हर वक्त मुताबिक कि इस वक्त जो बयानिया है इमरान खान साहब ने वो गवर्नेंस से हटा के अपने नैरेटिव के गिर्द घुमा दिया है? अब कोई बात नहीं करता है कि जी पंजाब में पौने 4 साल की हुकूमत में उस्मान बुज़दार ने कितनी मेट्रो बनाई या फिर शहबाज शरीफ ने कितनी बनाई थी, शहबाज शरीफ के दौर में वेस्ट मैनेजमेंट कितनी अच्छी थी और उस्मान बुज़दार ने उसका क्या हाल किया, क्या बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में कामयाब हुए या फिर पंजाब का हाल बुरा कर दिया, या नवाज शरीफ साहब जो कहते थे हमने पावर प्लांट्स लगाए और आपका ये कहना कि इमरान खान ने तो कोई काम नहीं किया, कर्ज बढ़ा दिया। ये इस डिबेट को पीछे नहीं छोड़ दिया इमरान खान साहब ने कि गवर्नेंस से हटके वो कोई भी बयानिया ऐसा बना देते हैं और डिबेट उसके गिर्द घूमती है और नवाज शरीफ साहब पूरे सीन से बाहर होते हैं, हमजा शहबाज साहब भी सीन से बाहर होते हैं, मरीम नवाज साहिबा भी मुल्क से बाहर होती है। शाहजेब, जब मीडिया इमरान खान साहब के एक बोसीदा नैरेटिव को प्राइम टाइम के अंदर एक एक घंटा देगा तो यकीनन वो बयानिया जो है वो लोगों के सामने बेहतर तौर पे आएगा। और जो कारकर्दगी का बयानिया है, ये इमरान खान साहब से सवाल तो मैंने भी कई दफा पूछा है और ये मीडिया का भी फर्ज है कि पूछे। मगर इसमें एक इशू है ऐसे बात साहब, पिछले 8 महीने से आपकी हुकूमत है, आपकी हुकूमत आने के बाद नवाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज साहिबा को या फिर हमजा शहबाज साहब को किसने रोका है कि वो मीडिया पर इंटरव्यू ना दें? किसने उन्हें रोका है कि वो जब आपके जलसे हो रहे हैं तो उनमें तकरीर ना करें? किसने रोका है उन्हें? अगर वो खुद तो ये मीडिया कैसे रिस्पॉन्सिबल है कि अगर शरीफ खानदान ने फैसला किया वो ना मीडिया पर आएगा ना कोई एफर्ट करेगा, मीडिया खुद ही दिखाएगा क्या? मेरा मकसद कहने का ये है कि एक शख्स एक ही रिकॉर्ड बार बार बजा रहा है 10 साल से, तो मीडिया इतना ही फारिग है कि उसको ये नहीं पता कि उसने लोगों को कुछ और दिखाना है, उसकी वही घिसी पटी बातों का टेप जो है हर रोज 1 घंटे के लिए चलाना है। अगर तो मीडिया इतना ही फारिग है तो फिर मैं समझता हूँ कि दुनिया में कुछ नहीं हो रहा। इस वक्त बहुत अहम तर चीजें हैं जिनके ऊपर बात होनी चाहिए, लेकिन मैं फिर इस बात पर आऊंगा। मीडिया फारिग है नहीं, माजरत के साथ मीडिया फारिग है, आपकी पार्टी फारिग हो रही है। बल्दिया जो बाई इलेक्शन हुए वहां से लेके यहाँ तक आपकी क्या सक्सेस है 2018 के बाद पंजाब में? हालांकि पंजाब आपका गढ़ समझा जाता है, जो कंडक्ट है आपको अपनी पार्टी का कंडक्ट ठीक करना चाहिए और अपनी क़यादत से कहना चाहिए पाकिस्तान में आकर एफर्ट करें, या फिर मीडिया से कहना चाहिए मीडिया फारिग है? मैं तो इस बात पे कह रहा हूँ कि मीडिया, जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में भी थे और मरियम नवाज साहिबा भी थी, तो हमें तो बड़ी गिनती का वक्त मिलता था, लेकिन खान साहब के पास कोई तलसमाती जादू है कि वो अदालत में भी पेश होते हैं तो अदालत उनको नहीं सवाल कर सकती, मीडिया में आते हैं तो घंटा घंटा उनकी खराफात के लिए लाइव ट्रांसमिशन हो जाती है। मैं समझता हूँ कि जब इलेक्शन होगा, इलेक्शन में फिर बैटल ऑफ नैरेटिव्स होती है और हम लोगों के सामने 2013 से 18 की कारकर्दगी और ख़ास तौर पे पंजाब में 2008 से 2018 की 10 साल की कारकर्दगी रखेंगे। और जब खान साहब भी उस्मान बुज़दार साहब और परवेज़ इलाही साहब के दौर में जो पंजाब की बद इंतज़ामी हुई है, जिसको लोगों ने भुगता है, रिश्वत के जो रेट थे वो 100 गुना बढ़ गए थे। एक गरीब आदमी को अपनी मिल्कियत की फर्ज लेने के लिए कई लाख रुपए रिश्वत देना पड़ती थी। अफसरों के जिस तरीके से अपॉइंटमेंट्स होते थे, कभी ये तो अब खुद अभी आपने देखा गवर्नर सरवर ने कहा कि इस तरह कभी हमने अपॉइंटमेंट्स बिकती नहीं सुनी थी ना देखी थी जिस तरह पीटीआई के दौर में हुई हैं। तो ये सब बातें इलेक्शन के दौरान सामने आएंगी और मुझे यकीन है कि पंजाब के अवाम जो है कारकर्दगी के ऊपर फैसला करेंगे। और ऐसे ही बात साहब, इस वक्त ज़ाहिर जो इमरान खान साहब का पौने 4 साल का दौर था, उसमें आप लोगों के साथ आप पर कतगने थी, आपके चाहे मरियम नवाज साहिबा हों, नवाज शरीफ साहब हों, मीडिया पर उन्हें दिखाने में, फिर आप लोगों को जेलों में भी डाला गया। उस वक्त तक के मामला तो नजर आते हैं। 8 माह से आपकी हुकूमत है, आप ये भी नहीं कह सकते, जो पहले कहते थे कि हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, आप ये भी नहीं कह सकते कि इमरान खान के साथ बेसाखियां हैं। आप इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड आपके पास है, ना आपको टारगेट किया जा रहा है, ना आपको सेंसर किया जा रहा है, ना ही अदालतें आपके खिलाफ फैसले दे रही हैं। अब तो उल्टा इमरान खान आप पर इल्जाम लगा रहे हैं। आप कहते थे बेसाखियां हटेंगी तो इमरान खान धड़ाम से गिर जाएंगे, अब तो इमरान खान कह रहे हैं कि आप बेसाखियों पे खड़े हैं। नहीं, इमरान खान साहब तो अब गिर रहे हैं ना, बेसाखियां खत्म हुई हैं, तो अब आप आकर लोगों में पूछें उनका किस तरीके से, किस तेजी के साथ अब ग्राफ नीचे जा रहा है। और जो खास तौर पे अब उनके करप्शन के वाकयात सामने आए हैं, लोग जो उनके बड़े पुरजोश हमायती थे, अब वो हमें राब्ता करके हमारे हलकों में वापस मुस्लिम लीग नून में लौट रहे हैं, जो उनकी पार्टी छोड़कर आ रहे हैं, इधर हमारी तरफ आ रहे हैं, तो उनकी अब वो शाइन जो गेंद की है वो बिल्कुल मिट चुकी है और इस गेंद में इतनी नरम हो गई है कि रिवर्स स्विंग भी नहीं हो सकती। तो इंशाल्लाह ताला ये इनको अभी अगला इलेक्शन होगा, पता लगेगा कि जो मेकअप इन्होंने किया था, एक एक करके वो सारा मेकअप धुल रहा है
और इमरान खान साहब का जो असल चेहरा है वो लोगों के सामने आ रहा है, इसलिए हमें कोई फिक्र नहीं है। जब भी इलेक्शन होगा तो इनका ये बयानिया जो लोगों को झूठ के ऊपर बना के बेचा गया, जिसमें सिफर कारकर्दगी है, लोग कारकर्दगी देखना चाहते हैं। आज जो कांटे हम चुग रहे हैं ये सब महंगाई के और मुल्क की बर्बादी के वो करके गए हैं। आप देखिए 10 अरब डॉलर की जो प्लेज हुई है पाकिस्तान के लिए, क्या ये सफारती कामयाबी नहीं है? किस तरह पाकिस्तान के दोस्त अब पाकिस्तान की मदद को आ रहे हैं, क्या ये सफारती कामयाबी नहीं है? लेकिन हमने अब मुल्क की मईशत को हमेशा दोस्तों की मदद पे तो नहीं चलाना। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क की बुनियाद को दोबारा वहीं खड़ा करें जहां हमने 2017-18 पे छोड़ी थी। मगर इसमें ऐसे मसला है, अब अगर अप्रैल में हो गए इलेक्शन तो मसला यह है कि अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब जीत गए तो जनरल इलेक्शन उसके 3 महीने बाद हो रहा होगा, तो ना आप मानेंगे कि पंजाब हुकूमत इमरान खान की और आप पंजाब में इलेक्शन लड़ रहे हो, ना मौलाना फजल रहमान या ANP मानेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की हुकूमत और आप इलेक्शन लड़ रहे हो। अगर आप जीत गए तो इमरान खान साहब इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे कि पंजाब में नून लीग की हुकूमत हो और वो उसके तहत इलेक्शन लड़ रहे हो। तो ये तो एक कंटिन्यूस क्राइसिस है, इससे कैसे निकलेंगे? ये पाकिस्तान के अंदर एक सियासी क्राइसिस भी है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी है, इसलिए कि खुद इमरान खान साहब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के जरिए ये फैसला करके गए हैं कि अगले आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी के ऊपर होंगे। और वो उसकी वजह यह है कि जो पिछली मरदमशुमारी है उसको कंडीशनली एक फेडरेटिंग यूनिट जो सूबा सिंध है उसने उस वक्त मंजूरी दी थी और कहा था कि अगला इलेक्शन हम कबूल नहीं करेंगे पुरानी मरदमशुमारी के ऊपर। लिहाजा इसीलिए CCI के अंदर ये फैसला हुआ था कि अगला जनरल इलेक्शन जो है वो नई मरदमशुमारी के ऊपर होगा, जो इस वक्त अंडरवे है, जिसके ऊपर अब काम हो रहा है। तो लिहाजा ये भी देखना होगा कि क्या कोई एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तो नहीं पैदा होता, चूंकि CCI का फैसला इमरान खान साहब करके गए हुए हैं, वो हमारे सामने है कि अगला इलेक्शन जो है वो नए मरदमशुमारी के तहत होना चाहिए। तो आप अदालत जाएंगे इस बात को लेके कि ये कैसे हो सकता है कि पुरानी मरदमशुमारी के तहत सूबाई इलेक्शन हो जाएं और फिर बाद में वफाकी हुकूमत के जो इलेक्शन हो रहे हों, वफाकी असम्बलियों के, कौमी असम्बली के, वो नई मरदमशुमारी के तहत हो रहे हैं? ये आप मामला चैलेंज करेंगे अदालत में कि फिर क्या प्रोलॉन्ग कराएंगे केयर टेकर सेटअप को? देखिए, ये तो अब इलेक्शन कमीशन के देखने का मामला है कि अगर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ये फैसला दे चुकी है, वो एक आईनी बॉडी है और वो फेडरेटिंग यूनिट्स का एक आईनी इदारा है, अगर उसने ये कहा है कि अगला इलेक्शन जो है वो नई मरदमशुमारी के तहत होना चाहिए, तो फिर क्या उस फैसले की रोशनी में आप पुरानी मरदमशुमारी जिसको के मतरूक कर दिया गया है, अब उसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं, क्योंकि उसको सिर्फ 1 टाइम अप्रूवल दी गई थी 2018 के लिए मशरूत तौर पे, तो क्या उस मरदमशुमारी के तहत आप एक नया आम इंतखाबात करा सकते हैं? बाई इलेक्शन इज ए डिफरेंट थिंग, लेकिन एक पूरी असेंबली का और पूरे जनरल इलेक्शन का इनेकाद क्या उस पुरानी मरदमशुमारी पे हो सकता है जबकि नई मरदमशुमारी अंडरवे है? मैं समझता हूं कि इस सवाल को इलेक्शन कमीशन को देखना पड़ेगा आइन की रोशनी में। मगर अगर आपकी वफाक में हुकूमत ना रही, क्योंकि इंदिया दे रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर मुमलिकत कह सकते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कि वो एतमाद का वोट लें, और MQM ज़ाहिर उनकी ख्वाहिश नहीं पूरी हुई है कि बल्दियाती इलेक्शन ना हो, वो आपसे अलग हो जाती है, तो आप मसाइल में घिर जाएंगे, एतमाद का वोट लेना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, इस वक्त सवाल हमारे मसाइल में घिरने का नहीं है, इस वक्त सवाल पाकिस्तान को मसाइल से निकालने का है। इस वक्त पाकिस्तान को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है। पूरी दुनिया जो हमारी मदद कर रही है, साथ ही साथ वो हमसे ये सवाल भी पूछ रही है कि आप लोग अपने मुल्क के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को कैसे फिक्स करेंगे? अगर आप अपने मुल्क की स्टेबिलिटी को फिक्स नहीं करेंगे तो कोई और आपकी मदद के लिए नहीं आ सकता। तो लिहाजा हमारे ऊपर ये अब फर्ज है कि हम इस चीज़ को देखें कि हमने मुल्क के अंदर क्या थिएटर लगा के रखना है, क्या सियासी थिएटर के जरिए मुल्क को चलाना है, या हमने अपने मुल्क को स्टेबिलिटी के साथ इन बहरानों से निकालना है जो कि बड़े संजीदा बहरान है इस वक्त। तो ऐसे के बाद ज़ाहिर आप अभी भी लंदन में ही हैं, आपकी मुलाकात भी हो गई, आप ये तो बता रहे हैं कि चंद दिनों में मरीम नवाज साहिबा आ जाएंगी, आपने प्रेसर में भी कहा 10 दिन में आ जाएंगी, मरीम औरंगजेब साहिबा भी बता चुकी हैं 3rd वीक में आ जाएंगी, मगर अभी भी आपके पास तारीख नहीं है कोई कि नवाज शरीफ साहब आएंगे या नहीं आएंगे, तो उनका कोई इरादा है नहीं। हालांकि यहाँ तो पार्टी बाकायदा अपील ही कर रही है, राना सनाउल्लाह साहब ने भी कल हमारे प्रोग्राम में कहा कि दरख्वास्त करेंगे नवाज शरीफ साहब के से कि पंजाब में इलेक्शन हो तो उसकी कैंपेन करें आके। जी, अगले हफ्ते उनके साथ यही बात तय हुई है कि नेक्स्ट वीक पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होगा, जिसमें पार्टी ये तमाम सियासी मामलात के हवाले से फैसला करेगी, और पहले मरीम नवाज साहबा आएंगी, और जब मुल्क के अंदर आम इंतखाबात
की मुहिम होगी तो यकीनन उसको लीड करने के लिए नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में होंगे। और मैं ये बात शाहजेब जरूर कहना चाहता हूँ कि अब पाकिस्तान के अवाम को पता लग गया, और अगर किसी को नहीं पता लगा तो ये उसका अपना तासुब होगा कि 2017 में नवाज शरीफ को एक साजिश के तहत धक्का करके निकाला गया। वो साजिश उनके खिलाफ नहीं थी, वो साजिश पाकिस्तान के खिलाफ थी, वो साजिश CPAC के खिलाफ थी। और जो बर्बादी उस अकामा की वजह से हुई, पनामा का केस बनाया गया, पनामा में कुछ नहीं मिला तो निकाल इस बात पे दिया कि अपने बेटे से 10,000 दरहम की तनख्वाह क्यों नहीं वसूल की। तो मैं समझता हूं कि अब पाकिस्तान में किसी जी शऊर को कोई शुबा नहीं है कि उस साजिश की पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कीमत अदा की। नवाज शरीफ वॉज नॉट रॉन्ग, पाकिस्तान वॉज रॉन्ग। हमारा विजन 2025 और CPAC जैसे मंसूबों को तबाह करके आज हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। और एक अनाड़ी को कौम पे मुसल्लत किया गया जिसने अपना सिर भी फाड़ा और मुल्क की मईशत का इंजन भी रेजा रेजा कर दिया। बहुत शुक्रिया हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। कैसे ये मामला आगे बढ़ेगा, क्या MQM अलग हो सकती है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन को रोकने के लिए MQM की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। आज MQM की आखिरी कोशिश भी नाकाम हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया है कि बल्दियाती इलेक्शन की तारीख में अब कोई तब्दीली नहीं की जाएगी और इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर यानी 15 जनवरी को होंगे। लेकिन अब जरा से खबर सामने आ रही है कि MQM ने वफाकी हुकूमत छोड़ने का फैसला कर लिया है और अपने MNA से इस्तीफे तलब कर लिए हैं। अगले 24 घंटों के अंदर खालिद मकबूल सिद्दीकी इस हवाले से अहम ऐलान करने जा रहे हैं। और अब से कुछ देर पहले यह खबर भी सामने आई है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का खालिद मकबूल सिद्दीकी से राब्ता हुआ है। आसिफ जरदारी ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को मिल बैठ कर मसाइल हल करने की पेशकश की है। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है। लेकिन MQM के तहफ़्फ़ुज़ात पर कल रात गए अचानक सिंध काबीना का अहम इजलास हुआ था और इस इजलास के बाद सिंध हुकूमत ने MQM के कहने पर कराची और हैदराबाद में हल्काबंदियों से मुतालिक अपना ही नोटिफिकेशन वापस ले लिया था और इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त कर दी थी कि कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और सिंध हुकूमत के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। और इस वक्त हमारे साथ फारूक सत्तार साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा MQM। फारूक सत्तार साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। जब आप सब मुत्तहिद हो रहे थे तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी तो ये राय थी कि वफाकी हुकूमत से अलहदा हो जाए, मगर आपको टोक दिया खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने। अब कह रहे हैं कि ये गौर हो रहा है कि अगर 15 जनवरी को इलेक्शन होते हैं यानी इतवार को तो अलहदा हो सकते हैं। जरदारी साहब ने राब्ता भी किया है, क्या सूरत हाल? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि अब MQM के पास इसके अलावा कोई और रास्ता फिर बच नहीं रहा ना, क्योंकि ये मसला इतना तूल पकड़ गया कि PDM के साथ एक ताल्लुक़ बना, उनके साथ बहुत सारी बातें तय हुई, कोई बराह रास्त माहिदे में शरीक था, कोई ज़ामिन बना, लेकिन सब अपनी अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं सब उलझे हुए हैं। और इस पूरे मुल्क में ये लग रहा है कि हर जगह उछाड़ पछाड़ चल रही है, पंजाब हो, इस्लामाबाद हो, हुकूमत है या नहीं है, कोई काम हो रहा नहीं हो रहा, मईशत माशी बहरान संगीन से संगीन तर हो रहा है। इसके बावजूद कि 10 अरब डॉलर जो है वो उसका एक अंदिया मिल गया है जनेवा से, ये सारी कुछ खबरें अच्छी आई हैं, लेकिन फिर भी लोगों का कॉन्फिडेंस अभी तक नहीं आ रहा, क्योंकि सियासी बहरान जूं का तूं है। सियासी बहरान हल नहीं होगा, चाहे वहाँ का चाहे यहाँ का। देखें, इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी, इतना बड़ा जुल्म कि आप कैसे एक 30,000 का हल्का है, एक 90,000 का हल्का है, उनके 3 लोग एक 90,000 में इलेक्शन लड़ेंगे, हमारे यहाँ से सिर्फ एक उम्मीदवार लड़ेगा और अगर कामयाब होता है तो अच्छा, वो चाहे जमात इस्लामी जीते, उन हल्कों से PTI जीते, और जमात इस्लामी, PTI और MQM का मौक़िफ़ एक रहा है। तीनों वकला एक दूसरे के साथ सपोर्ट करते रहे। PTI के वकला ने MQM पाकिस्तान के वकील का मौक़िफ़ एडप्ट किया है हर जगह जाके। आज उसके बावजूद वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो उसके बावजूद इसका मतलब है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। अच्छा, नहीं, आप डरे हुए हैं। नहीं, देखें जो सीटें, देखें ऑलरेडी अगर आपकी सीटें इतनी कम है, किसी और को मैच शुरू होने से पहले, टॉस होने से पहले ही उनको 200-300 रन एक्स्ट्रा दे दिए गए हैं, तो आप माइनस से कैसे कवर करेंगे? ये सिर्फ मसला तो लड़ने को तैयार है, सबका एतराज़ पीपल्स पार्टी पर ही था, मगर वो लड़ने को तैयार है। आप डरे हुए? उनका असल में ये स्टेक पर नहीं लगा हुआ कि वो किस पोजीशन से किस पोजीशन पर जा रहे हैं, मैं इस हद तक तो मानता हूं, लेकिन उनकी राल तो ये टपकी हुई है कि इस मरतबा अगर वो ज़रा सा भी MQM की इस कमज़ोरी, जिसे वो कमज़ोरी समझ रहे कि शायद MQM इस इलेक्शन से फरार इख्तियार कर रही है, इसका फ़ायदा उठा कि आखिरी चांस है। अब अगर ये मुत्तहिद, मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक MQM अगर ये फील्ड में उतर गई तो फिर उसके बाद तो उनके पास कोई चांस ही नहीं है। तो ये आखिरी चांस है, इसलिए शायद PTI भी अब जो है वो इस मौक़िफ़ से पीछे हट रही है। आप लोग कल सारे मिल गए,
जब मिले तो जो स्क्रीन पे आप सारे मौजूद थे, मुस्तफ़ा कमाल साहब, आप, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, जो आमिर लियाकत हुसैन की सीट पर इलेक्शन हुआ है जिसमें आप इंडिपेंडेंट खड़े थे, पीएसपी खड़ी थी और एमकेएम खड़ी थी, आप सबके वोट मिला के 17,500 हैं और तहरीक इंसाफ ने आपको हराया 29,500 वोट लेके, तो उनका तो कॉन्फिडेंस हुआ ना। आप तो पूरी तस्वीर मिला के भी पास नहीं आ रहे। देखिए आप भी वो 19,000 वोट थे, 10,000 का फ़र्क था, मैं मानता हूँ 245 में, लेकिन शाहजेब ये देखें कि जो मनफी असर था हमारी तकसीम से, जो हमारे इंतशार से, वो लोगों की ये दिली ख्वाहिश थी, कई महीनों सालों से मैं सुन रहा हूँ कि आपने हमें रुस्वा किया, हम यतीम हो गए, महरूम हो गए, आप कब सब यकजा हो रहे हैं, हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं, हमें कोई उम्मीद चाहिए, हम मायूसी की अथाह गहराइयों में हैं। और मेरे कैंप पर आकर लोगों ने मुझसे कहा कि फारूक भाई हम आपको वोट नहीं डालेंगे, हम पीटीआई को आपके गुस्से में, रिएक्शन में उनको वोट डाल देंगे, टीएलपी को डालेंगे, आपको नहीं डालेंगे। तो ये जो मस्बत असरात हमारी एक जगह होने से हुए, वो मायूस लोगों को जब मोबिलाइज़ करेंगे, वो जब लोगों की एक बहुत बड़ी यकजहती और इत्तेहाद कायम होगा और लोगों को ये होगा कि एमकेएम जैसी ऑर्गेनाइजेशन और नेटवर्क ही कराची जैसे 3.5 करोड़ शहर की जो बुनियादी ज़रूरत है उसको पूरा कर सकता है। पीटीआई ने उसको रिप्लेस नहीं किया, पीटीआई गलियों मोहल्लों की ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी है। मगर जो लोगों ने, मसला ये है कि तेरी पीपल्स पार्टी को अचानक कल रात ख्याल आया, आप तो 1 साल से कह रहे थे ना हल्का बंदियों पर एतराज़ कर रहे थे, और 1 साल से पीपल्स पार्टी दिफा कर रही थी उन हल्का बंदियों का। हालांकि आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी भी आपके साथ खड़े थे, पीपल्स पार्टी दिफा कर रही थी, और इत्तेहाद में भी आपको कोई 8 माह हो गए हैं, तो उसके बावजूद ये कोई पीपल्स पार्टी ने कोई अच्छा काम किया? चाल ही खेली आपके साथ, चाल खेली, उन्हें पता था कि इलेक्शन कमीशन ने ये बात माननी नहीं है, अदालतों में भी ये मामला रिजेक्ट हो गया है, तो चाल ही खेली ताकि आप मान भी जाएं और इलेक्शन भी हो जाए। मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की नीयत इसके पीछे क्या, मैं उस पर तबसरा नहीं करूँगा, मैं खुद वहाँ मौजूद था और हमने उनसे बहुत सारे और ऑप्शंस पर भी बात की थी, और हमने कहा कि आप एक डेट दे दें, 1 महीने में हल्का बंदियाँ कर दें, 1.5 महीने बाद इलेक्शन करा दें। और ये इलेक्शन कमीशन आज इतनी जल्द, चूँकि अपनी एक उनकी, मैं समझता हूँ कि उन्होंने भी शायद, इसे मैं ये तौहीन इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा कि ये अना का मसला बना। देखिए अगर वसीम अख्तर साहब और उस वक्त की जब मेयरशिप ख़त्म हुई, 4 साल पूरे हो गए, तो हल्का बंदियाँ तो आखिरी 6 महीने में हो जानी चाहिए थी। तो जब एक बल्दियाती दौर ख़त्म हो रहा है तो हल्का बंदियाँ तो मुकम्मल हो जाती है, 3 महीने बाद इलेक्शन का ऐलान होता। तो इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त ऐलान क्यों नहीं किया जब सितंबर 2020 में ये बल्दियाती दौर ख़त्म हुआ था आखिरी? तो उसके बाद की सारी ताख़ीर तो इनके हिस्से में आनी चाहिए। फिर 1-1.25 साल का अरसा क्यों लिया, फिर शुरू क्यों की 2021? अदालतों ने भी आपकी बात नहीं सुनी ना, आप तो अदालतों में भी इस्तेमाल लेके गए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसकी अम्ब्रेला और छाता तो देखें। हाई कोर्ट में चैलेंज किया नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप या तो रेमेडी और रिलीफ के लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट जाए या इलेक्शन कमीशन ने फिर हमें मुस्तरद कर दिया। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, सूबाई हुकूमत ने अगर एक फ़ैसला दे दिया और रियलाइज़ किया कि हाँ उनसे गलती हुई, देखें, और जो मीटिंग हुई उसमें उनके एक मिनिस्टर ने खुद एडमिट किया जब आप कि हाँ अदालतों के दर खटका रहे थे, आप वहाँ जाए तब भी तो पीपल्स पार्टी फैसला कर सकती थी। अचानक फैसला किया था, लेकिन कहाँ तात्तुल हुआ, मैं उस वक्त प्रीवी नहीं हूँ जो उस वक्त क्या हुआ था, लेकिन मेरे इल्म में ये सारे मजाक। अगर आपकी पार्टी समझती है कि बड़ा जेन्युइनली सच्चे दिल से पीपल्स पार्टी ने आपके हक में ये फैसला किया था जिसे इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया। देखें किसी भी से किया, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये कहा कि हाँ आपकी 40-50 सीटें डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में बढ़नी चाहिए, जो गलत हुआ, जो ये उन्होंने माना। इस बात को हमने 73 का क्लेम डाला हुआ था, उन्होंने 53 तक माना है कि 53 तक आपको सीटें मिलनी चाहिए। ये बात तो कई मज़ाकरात में हो चुकी है, लेकिन अब बिलाखिर जाकर उन्होंने ये नोटिफिकेशन कर दिया, और करने के बाद इलेक्शन कमीशन ने उनको सुने बगैर, हमें सुने बगैर मुस्तरद कर दिया। तो ये तो कंडेम अनहर्ड हो गया, पहली बात तो हमें सुनना चाहिए था। और दूसरा, अगर अदालतों में जाना तो हम तो पीर को जा सकते, हम भी हफ्ते को तो शायद नहीं जा सकते, लेकिन कहीं ना कहीं इस मसले का कोई हल निकलना चाहिए। इस हसास इदारों ने भी आप ही की फरमाइश पे कहा है कि देखिए नहीं सिक्योरिटी हो सकती, तो हर तरीके से अब हाथ पैर चलाए जा रहे हैं, वफाकी हुकूमत भी, असास इदारे भी। यहाँ हमारी फरमाइश और ख्वाहिश का मसला नहीं, यहाँ महाजिर दुश्मनी जो सेंटिमेंट से उनको पैसिफाई कैसे करना है, मेन स्ट्रीम में कौमी धारे में उनको रखना है, निकाल देना है। मरदमशुमारी में तो निकाल दिया उन्हें, कराची को निकाल दिया। फिर इसी तरीके से आर्टिकल 140 में जो वाहिद एक सहारा था कराची का, तो आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल है वो आप देख लेंगे, वो सब कहाँ गया। अब आखिरी चीज़ ये बची थी कि एक बल्दियाती नुमाइंदगी, अच्छा मेरी सीटें अकेली नहीं होंगी, पीटीआई की भी होगी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में और कोरंगी में, जमात इस्लामी की भी सीटें होंगी। उन्हें तो डट जाना चाहिए था हमारे साथ
सिर्फ इलेक्शन करा के राल टपकी हुई है कि किसी तरह दो पार्टियां मिलकर अपना मेयर और दूसरा डिप्टी मेयर ले आएंगे। मैं समझता हूं कि ये कराची के साथ कोई अच्छाई नहीं कर रहे। तो आप इतवार को इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? अदालत भी नहीं जा सकते इलेक्शन। देखिए हमारे पास तो जो भी ऑप्शन है कि इस इलेक्शन को हल्का बंदियों से मुंसलिक करके, जैसी हल्का बंदियां हो जाए, इजहारुल हसन ने कहा कि अगर कल हो जाए, आपने धरने का कहा था ना, तो फिर धरना देंगे तरीके से, फिर हम देके धरना तो मैंने कई और इश्यूज पे कहा, मैंने जुमला इश्यूज पे कहा, मरदमशुमारी पर, 140A पर, हल्का बंदियों पर हम ये डिपॉजिट हो रही हैं सारी चीज़ें ना, लोगों का गम गुस्सा बढ़ रहा है, महरूमी, बेगानगी, बेबसी, एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़, यतीमी, लावारसी, पाकिस्तान बनाने वालों, उनकी मौजूदा नस्ल महाजिरों को और दीगर मजलूमों को ये कसीरुल जहती शहर है। इसकी जो इक्वेशन बनी हुई है भाईचारे की, हमांगी की, ये हल्का बंदियाँ जो है ना, जैसे कहते हैं ना कि ऊँट के कमर पे आप आखिरी अगर एक स्ट्रॉ भी डाल देंगे ना तो उससे जो है वो बैलेंस ख़राब हो जाएगा। ये वो लास्ट स्ट्रॉ ऑन द बैक ऑफ द कैमल है, ये आखिरी आपने जो है वो तिनका डाल दिया ऊँट के ऊपर, उसके बाद वो वजन नहीं सह सकता। इतवार को इलेक्शन लड़े, देखिए कैसे लड़ सकते हैं आप सीधी सी बात बताएं ना कि हमारे पास जो ऑप्शन हम यूज़ करेंगे। तो इस बॉयकॉट का आप ये भी नहीं कह रहे कि नहीं लड़ेंगे। देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस तरह कह रही है कि होते नजर नहीं आते, कैसे नहीं होंगे, इस तरह अगर ये इलेक्शन हुआ, इन हालात में इलेक्शन हुआ ना हुआ सब बराबर है, तो कराना है करा के देख लें। ये अगर हो गया तो फिर लोगों की याददाश्त में, लोगों के गम और गुस्से में मगर अगर हो गया तो फिर वफाकी हुकूमत से आप संजीदगी से अलहदगी का सोचेंगे, आप ये कह रहे हैं? देखिए कल वर्कर्स इजलास से या तो उसमें खालिद मकबूल भाई फैसला करेंगे उनकी राय लेकर, तो जरदारी साहब की कॉल का जादू नहीं चलेगा? खालिद मुझे नहीं पता कि जरदारी साहब से खालिद मकबूल भाई की एग्जैक्टली क्या बातें हुई हैं। खालिद मकबूल भाई ने शुक्रिया तो अदा किया, मैंने तो ये टिकर में मैंने देखा, मैं तो वहाँ से 90 बहादुराबाद से बाहर आ गया था, तो अब मुझे नहीं पता कि वहाँ बाद में क्या बातचीत हुई, लेकिन मुझे ये पॉलिसी पता है जो हमने डिस्कस की थी कि हमारे पास जो ऑप्शन है हमें इस्तेमाल करने चाहिए, और जो बहैसियत कल से पहले MKM ORC जो मेरा उनसे मिलना जुलना था, मैंने कहा अगर बॉयकॉट करना पड़े तो बॉयकॉट भी आप करें, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता है नहीं। अगर उसके बावजूद ये मुसल्लत किए जाते हैं इलेक्शन तो आपको इन्हें कबूल नहीं करना चाहिए। इनके नताइज पहले से लिखे जा चुके हैं, पहले से तय है। क़ब्ल इंतखाब प्री इलेक्शन जेरीमेंडरिंग का इससे बड़ा कोई वाक़या नहीं है, जिसमें पीपल्स पार्टी भी मौरिख लिखेगा कि उन्होंने ये हल्का बंदियाँ की थी और सुप्रीम कोर्ट ने हमें उनके पास भेजा था, उन्होंने भी ताख़ीर की है, उनका शुक्रिया हम अदा कर दें। कल उन्होंने हमारी बात को सुन लिया फाइनली, बहुत आखिर में जाके सुना है, आप कर दें शुक्रिया अदा, मगर देखते हैं क्या होता है। वो मैंने नहीं किया, खैर वो खालिद भाई ने शुक्रिया अदा किया, अभी भी ऐसे ही चल रहा है। और कल शुक्रिया भी आप दोनों का अलग अलग है, पार्टी एक हो गई है। इस वक्त आप इस प्रोग्राम का रुख उस तरफ ना तब्दील करें। मैं नज़्म व ज़ब्त का पाबंद हूँ, खालिद मकबूल भाई सरबराह हैं, वो जो फैसला करेंगे राब्ता कमेटी के मशवरों से वही फैसला होगा, लेकिन राय देना तो हम सबका हक है और राय हम सब ने दी हुई है। बहुत शुक्रिया फरूख सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद थे। कोई भी फैसला किया जा सकता है, वो ये बात कह रहे हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद बात करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। क्या सूरत हाल बनने जा रही है? तहरीक इंसाफ इंडिया भी दे रही है कि बात अभी भी हो सकती है, हमसे इलेक्शन रिफॉर्म्स पे बात करें, मगर नून लीग कह रही है कि नहीं जी अब हम इलेक्शन ही लड़ेंगे। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब बहुत शुक्रिया। शामी साहब कोई बीच का रास्ता अभी भी निकल सकता है या अब इलेक्शन ही होंगे, असेंबलियाँ तहलील ही होंगी? स्पीकर पंजाब असेंबली कह रहे हैं कि अगर जनरल इलेक्शन पर बात करें, किसी फ्रेमवर्क पर बात करें तो बात ज़रूर हो सकती है, मामला अभी भी तय हो सकते हैं, मगर नून लीग कह रही है कि नहीं हमने इलेक्शन ही लड़ना है। देखें शाहदेव साहब, बात बहुत आगे चली गई है, अब ये एडवाइस वापस नहीं हो सकती और 48 घंटे के अंदर असेंबलियां तहलील हो जाएंगी। अगर गवर्नर पंजाब असम्बली मंजूर ना भी करें तो भी, तो अब आइन के मुताबिक तो इलेक्शन होना है, यानी कोई ना बीच का रास्ता हो सकता है, ना मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकल सकता है, ना उनकी कोई ज़रूरत है, कोई फरीक महसूस कर रहा है, क्योंकि वफाकी हुकूमत और उसके इत्तेहादी जो हैं वो अपनी जगह डटे हुए हैं। फवाद चौधरी साहब ने ये एक बात कही थी कि अब भी बात हो सकती है, लेकिन उस वक़्त तक असम्बलियों को तहलील करने की एडवाइस जो थी वो दी नहीं गई थी। अगर वो अपनी ये पेशकश बरकरार रखते 2-3 दिन तक तो हो सकता है कोई सूरत निकल आती, बातचीत हो जाती, लेकिन अब तो तीर जो है कमान से निकल चुका है, उसे वापस नहीं लाया जा सकता। साहब तो फिर होगा क्या, इससे स्टेबिलिटी आएगी कैसे? शामी साहब अगर पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन जीत गए इमरान खान साहब तो नून लीग, JUI, ANP ये कहेंगे कि जी हम तो जनरल इलेक्शन अब कौमी असम्बली के नहीं लड़ते क्योंकि हुकूमतें इनकी हैं, इनके मातहत। अगर नून लीग जीत गई या कोई और जीत गया तो फिर इमरान खान साहब कहेंगे मैं नहीं लड़ता कौमी असम्बली के इलेक्शन इनके मातहत क्योंकि हुकूमतें इनकी हैं। ये मसले का सॉल्यूशन कैसे है?
यही तो अलमिया है। बार बार ये बात अर्ज की जाती रही है कि ये लोग बैठे हैं, एक दूसरे से बात करें और कोई कंसेंसस पैदा करें। अगर इत्तेफाक राय से ये कोई इंतखाबात की तारीख तय कर लेते तो पूरे मुल्क में इंतखाबात मुमकिन थे, एक वक्त में हो सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और ना अपोजिशन ने कोई नरमी दिखाई और ना हुकूमत ने कोई नरमी दिखाई। और आरिफ अलवी साहब कोशिश करते रहे लेकिन उनको भी कामयाबी नहीं मिली। तो जब ये ऐसी सूरत पैदा हो जाए तो फिर जो भी होगा तो होगा। अब अवाम भुगतेंगे, पाकिस्तान भुगतेगा और ये सियासत हमारी भुगतेगी। और ये अहले सियासत हमारे जो हैं वो अपनी अपनी जगह धमा चौकड़ी मचाते रहेंगे। देखिए, अगर पीटीआई जीत जाती है तो फिर तो वो वफाकी हुकूमत जो है उसको चलने नहीं देगी। और अगर पीटीआई शिकस्त खा जाती है तो फिर हंगामा होगा, इल्ज़ाम तराशी होगी और कहा गया धांधली हो गई है। वह इंतखाबात के जो इंतजामात हैं ना उन पर इत्तफाक हुआ है, ना तारीख पर इत्तफाक हुआ है, और दो सूबों में ये मैदान गर्म हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं? जो अल्लाह ताला दिखाएगा वो देखेंगे। शामी साहब, एक चीज़ पर इमरान खान साहब का अभी भी इसरार है। आज भी उनकी जमात की तरफ से कहा गया कि ये हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के सहारे खड़ी है। फिर आज उन्होंने सहाफ़ियों से मिलकर ये बात कही कि कॉलें की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और उसके बावजूद मैं 186 हमने अरकान साबित किए हैं। मगर अब नून लीग का ये इसरार है कि अगर कॉलें की होती तो 186 हो नहीं सकते थे, और परवेज़ इलाही तो कभी इस्टेब्लिशमेंट की मंशा के खिलाफ जा नहीं सकते थे। अगर इस्टेब्लिशमेंट ने कहा होता तो परवेज़ इलाही इमरान खान की बात ना मानते। कौन ठीक कह रहा है? वाकई नहीं है न्यूट्रल इस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान ठीक कह रहे हैं? देखिए जी, यहाँ तो कोई आसार ऐसे नजर नहीं आए कि एस्टेब्लिशमेंट की कोई एक्टिविटी जारी हो। तो मेरा ख्याल सारे अरकान जो थे उनको उनकी मर्जी पर छोड़ दिया गया। इसी तरह 186 अरकान पूरे कर लिए परवेज़ इलाही साहब ने। तो मेरा नहीं ख्याल है कि अब खान साहब जो बात कह रहे हैं, एक तरफ ये इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि फौज से कोई पागल ही लड़ने की सोचेगा। तो मेरा ख्याल ये एक सियासी हरबा है कि इस तरह का इल्ज़ाम लगाते रहो और अपना दबाव बढ़ाते रहो और अदारों को दबाव में रखो। लेकिन इस वक्त जो है बिलफेल ऐसी सूरत नहीं है। और जो भी यहाँ हुआ है पंजाब में, उसमें कोई हरकत ऐसी ज़ेर ज़मीन नज़र नहीं आई, ना कोई खलाई मखलूक नज़र आई, ना कोई नादीदा कुव्वत नज़र आई। तो मेरा ख्याल अरकान ने अपने तौर पर फैसला कर लिया और इसी तरीके से परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो अपने वोट पूरे करने में कामयाब हुए। अब उनको तवक्को थी कि कुछ तवक्कुफ करेंगे खान साहब, वो नहीं समझ रहे थे कि इतनी जल्दी जो है असम्बली तहलील हो जाएगी। लेकिन जो पीटीआई के अंदर के हॉक्स हैं वो ये नहीं चाहते थे कि चौधरी परवेज़ इलाही का इख्तिदार जो है वो चले या बाकी रहे, वो उसे भी ख़त्म करना चाहते थे जल्द अज जल्द। तो सो उन्होंने ख़त्म करके सांस लिया। बहुत शुक्रिया शामी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।